चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज करवाऊंगा। आइए सबसे पहला चैप्टर जो मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूं दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, जो भी मैं आपको ये रिवीजन नोट्स मैंने दिए हैं इसको साथ साथ नोट डाउन जरूर करिएगा, तभी आपको इससे बेनिफिट होगा। और ये एक तरह के कंसाइज नोट्स हैं जो आपकी एग्जाम रिवीजन में हेल्प करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ों का एक सिर्फ ओवरव्यू देने जा रहा हूँ और ये वीडियोस उन्हीं के लिए यूज़फुल हैं जिन्होंने या तो मेरी सारी वीडियोस देख ली हैं कंप्लीट इस चैप्टर की या अपने लेवल पे एक बार पढ़ाई कर ली है। तो चलिए, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल निकालना, टू फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल। जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम का मतलब इस चैप्टर में क्या होता है? नेशनल इनकम। और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन पूरे चैप्टर के अंदर जो हम मेनली फोकस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करते हैं? लेबर पे। तो बेसिकली इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो हमें निकालना है। सबसे पहला टर्म जो है वो आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? अगर बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जो इकोनॉमी की डिमांड है पूरी की पूरी उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। लेकिन जब आप इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपको उसमें 5 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे गुड्स हैं चाहे सर्विसेज हैं, सबकी वैल्यू ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी टेकन टुगेदर। जितने भी इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स हैं। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर सेक्टर्स की बात करता हूँ तो इसका मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर नहीं होता। ये सेक्टर जो है वो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो जिसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 1 हमारा आता है हाउस होल्ड, सेकेंड आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, थर्ड आता है गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ आता है हमारा फॉरेन सेक्टर। इसके बारे में और डिटेल में आगे बताऊंगा। तो ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी टेकन टुगेदर दैट आर प्लानिंग टू बाय। देखिए प्लानिंग क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी वेरिएबल्स की बात करते हैं वो एक्स एंटे वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज जो प्लानिंग की जा रही है। ठीक है, एक्चुअल की हम बात यहाँ पर नहीं करते। प्लानिंग टू बाय, दिस इज द थर्ड पॉइंट। ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड क्या है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू, जो कि सारे के सारे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, और यहाँ पर सेक्टर्स प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर उनको साथ ले लिया जाए तो वो जितना प्लान कर रहे हैं कि एक फिस्कल ईयर के अंदर, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर एक लेवल ऑफ इनकम पे बाय करेंगे, उसको हमने क्या बोला? एग्रीगेट डिमांड। अब इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास आता है सी, विच स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है आई, विच स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और थर्ड कंपोनेंट हमारा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज जी। एंड द फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास आता है एन एक्स, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। अब मैं अगर सबकी एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले बेटा हमारे पास है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जब हम यहाँ बात करते हैं तो हम बात करते हैं वो कंजम्पशन की जो हाउस होल्ड करेगा। ठीक है, हाउस होल्ड जो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा करेगा उसको यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट किया जाता है। तो देखिए इसके नीचे मैंने लिख दिया है बाय हाउस होल्ड सेक्टर। जो भी कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ। बाकी डिटेल नोट्स आप मेरी वीडियो से बनाइए या आपके पास अगर मेरी बुक है तो उसमें से आप रेफर कर सकते हैं। मैं अगेन आपको बता दूँ, दिस इज जस्ट अ रिविजनरी वीडियो। सिर्फ आपको एक बार ओवरव्यू देने के पर्पज से पूरी की पूरी वीडियो जो है वो बनाई जा रही है। उसके बाद जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो हाउस होल्ड्स के पास अवेलेबल होती है, ईदर फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग्स। देखिए डिस्पोजेबल इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपकी खर्च करने की कैपेसिटी उस हिसाब से होगी, और 10 लाख रुपए हैं तो खर्च करने की कैपेसिटी उस हिसाब से होगी। तो जितना पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हाई होगा उतना आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाई होगा एंड वाइसा वर्सा। तो आप देखिए पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हाई है तो आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, और पीडीआई अगर आपका लो है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो आपका क्या होगा? लो होगा। समझ में आई बात? उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर आते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं
जो कि प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा। ऐसी जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर रन कर रहे हैं, उनका जितना भी खर्चा होता है कैपिटल गुड्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखना इसके अंदर गवर्नमेंट की प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं आती, क्योंकि वो पार्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। समझ में आई बात? तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? बाय प्रोडक्शन सेक्टर, दैट इज ओनली प्राइवेट सेक्टर। और देखिए वो जितना भी खर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर करेंगे? वो कैपिटल गुड्स के ऊपर करेंगे। अब ये जो चीज़ है दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकंड इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप ध्यान से सुनिए। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अमाउंट बोरो करता है और बोरो करके उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 15%, 18%, 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर बोरो नहीं करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर अगर बोरो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होगी? कम होगी। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया 2%, 3%, 4%, तो उस केस के अंदर क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बोरो करेगा, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है, तो कैसा रिलेशनशिप है बेशक आप यहाँ पे लिख लीजिए, इन्वर्स रिलेशनशिप। प्लीज ये कंसाइज नोट साथ साथ जरूर बनाइएगा, तभी आपको इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, वीडियो रोक के बीच बीच में बनाते रहिए। ठीक है, इसके बाद है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के अंदर करने जा रहे हो उससे आपको एडिशनल रिटर्न्स कितने मिलेंगे। सपोज आप बिजनेस के अंदर 100 रुपये इन्वेस्ट करने जा रहे हो और उससे आपको रिटर्न्स मिलेंगे 90 रुपये के, तो आई विल से कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल नेगेटिव है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपये, आपको मिल कितने रहे? 90 रुपये। तो आपने जितना लगाया अगर आपको उतनी की भी रिकवरी नहीं हो रही तो इसका मतलब MEC आपका नेगेटिव है। बट सपोज आपने लगाए 100 रुपये और आपको मिल रहे हैं उसकी वजह से 210 रुपये, तो आपका जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो देखिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अगर पॉजिटिव है तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, बट अगर नेगेटिव है तो आप 100 रुपये लगा रहे हो बिजनेस में, 90 रुपये का रिटर्न आ रहा है, तो कोई भी बिजनेसमैन जो है बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने की नहीं सोचेगा और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा? डाउन होगा। समझ में आएगा? इसके बाद थर्ड कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज बेसिकली बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, प्रोडक्शन करने में, वो सारा का सारा जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इसके अंदर गवर्नमेंट के दोनों तरह के खर्चे आ जाते हैं, चाहे वो कंजम्पशन हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट नेचर के हो। देखिए याद रखिएगा, जानबूझ के वो बोल सकता है कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया तो वो किसका पार्ट होगा? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ से प्राइवेट सेक्टर के आते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो इंक्लूड्स बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। उसके बाद है हमारा नेट एक्सपोर्ट, जिसमें एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, और ये कौन करता है? सारा का सारा फॉरेन सेक्टर। ठीक है, देखिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपसे एग्जाम के अंदर 2 से 3 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें जो हैं वो याद आ रही हैं। इसके बाद हम बात करें अगर एग्रीगेट डिमांड की, तो उसमें 4 कंपोनेंट्स हमने देखे, C+I+G+NX। तो देखिए 2 सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, तो उसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक C और एक I, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर 3 सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास C+I+G, और अगर हम 4 सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास है C+I+G+NX। बट हमारा जो सिलेबस है वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर तक। इस लेवल पे जो हम पढ़ रहे हैं हमारा सिलेबस 2 सेक्टर पे रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए आप देखेंगे कि आगे जहाँ भी मैं एग्रीगेट डिमांड यूज़ करूँगा वहाँ मैं सिर्फ C+I बोलूँगा। समझ में आई बात? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। देखिए एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है कि देश में हमारे जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो मिल करके जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन प्लान कर रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूं कि प्लीज़ ये सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, तभी आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, पूरी प्रोडक्शन यूनिट्स जो भी देश के अंदर सिचुएटेड हैं वो मिलके जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन प्लान कर रही हैं उसकी मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। तो देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब यहाँ सेक्टर्स का मतलब क्या है? यहाँ सेक्टर्स का मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। समझ में आई बात? टेकन टुगेदर आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आई बात?
तो एग्रीगेट सप्लाई के अंदर चार कंपोनेंट, चार बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड के अंदर पांच बातें। और यहाँ सेक्टर्स का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है। वहाँ था क्या? हाउस होल्ड, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फॉरेन। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करें, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नेशनल इनकम के इक्वल होती है। इसकी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? तो पूरी डिटेल रीजनिंग तो नहीं, बट हाँ ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इसकी रीजनिंग आपसे एग्जाम में 4 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है कि वाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो कीवर्ड्स मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फाइनल आंसर जो है आप वो मेरी वीडियो से या मेरी बुक से ही प्रिपेयर करें। तो देखिए एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यस और नो? तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? इट मींस बेसिकली द वैल्यू एडिशन बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। भाई वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? कि जो भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन यूनिट्स प्लान कर रहे हैं, और हमें पता है कि ये जो वैल्यू एडिशन है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द फैक्टर ओनर्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, दैट इज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और इन सब का जो सम होता है वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं? national income from income method. So sum of factor payments is national income, so AS is equals to national income. प्लीज़ अगर ये आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसकी जो डिटेल रीजनिंग वाली वीडियो है एक बार उसे देख लीजिएगा, लेकिन इसे इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने ओवरव्यू करवा दिया, उनको याद आ गया होगा जिन्होंने इसको एक बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। ध्यान से देखिए मॉनेटरी सेंस में जो हमें पढ़ाया जाता है, एएस नेशनल इनकम के इक्वल होता है। नेशनल इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, एक इनकम का पार्ट कंज्यूम होता है और एक सेव। तो हम बोलते हैं एएस इज कंजम्पशन प्लस सेविंग, लेकिन इसके वैसे चार कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज कंज्यूमर गुड, सेकंड इज कैपिटल गुड, थर्ड इज पब्लिक एंड मेरिट गुड, फोर्थ इज ट्रेडेड गुड। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? प्रोडक्शन यूनिट जब ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करती है जो हाउस होल्ड्स कंज्यूम करेंगे, उसको बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जब कोई प्रोडक्शन यूनिट ऐसे कोई गुड बना रही है जो दूसरी प्रोडक्शन यूनिट यूज करेगी, लाइक कोई फैक्ट्री है, वहाँ मशीनरी बनती है जो कि दूसरी फैक्ट्रीज के अंदर यूज होंगी, तो वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन। पब्लिक एंड मेरिट गुड्स, ऐसे गुड्स जिनका प्रोडक्शन किया जाता है गवर्नमेंट कंजम्पशन के लिए, कि गवर्नमेंट उनका यूज करेगी, उसको बोला जाता है पब्लिक एंड मेरिट गुड्स, प्रोड्यूस्ड फॉर यूज बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट है ट्रेडेड गुड्स, ऐसे गुड्स जिनका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ कि उनको प्रोड्यूस इसलिए किया जा रहा है कि उनको एक्सपोर्ट्स किया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? अपना ट्रेडेड गुड्स। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं आपको बार बार ये बात बता दूँ, ठीक है। प्लीज़ अपने डिटेल वीडियो अगर देखिए या पहले अपने चैप्टर किया है तभी आपके लिए यूज़फुल है। और अगर आप पूरा कोर्स इसका देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, जहाँ से आप परचेज करके उसका पूरा का पूरा कोर्स जो है देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट रिवीजन वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, जो आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा क्या होता है? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, और इसकी वैल्यू जो है वो एक से बड़ी हो सकती है जब कंजम्पशन ज़्यादा होती है इनकम से। ये की पॉइंट्स है जिस पे 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इसे नोट कर लीजिए। एपीएस जो है वो क्या होता है? सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम, और इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती है। एपीसी प्लस एपीएस जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 के हमेशा। अच्छा, एपीएस की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है? जब कंजम्पशन ज़्यादा होगी, किससे? इनकम से, ठीक है। फिर एमपीसी की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। और एमपीएस की बात करें तो चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। चाहे एमपीसी हो चाहे एमपीएस हो, दोनों की वैल्यू हमेशा जो है वो लाई करती है 0 to 1 के बीच में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एमपीसी प्लस एमपीएस जो है उसका सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। यहाँ से आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चन आएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, और यही की पॉइंट है। और 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन चारों पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। 101% आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो बी केयरफुल प्लीज। इसके बाद आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज द कंजम्पशन फंक्शन। ध्यान से सुनिए, देखिए कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं तो कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है? बेसिकली इट शोज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन और इनकम के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप ये इंडिकेट करता है। देखिए कंजम्पशन फंक्शन जो है बेसिकली वो सम है ऑटोनॉमस कंजम्पशन का प्लस
इंड्यूस्ड कंजम्पशन का। दोनों कंजम्पशंस जो हैं इसके अंदर ऐड की जाती हैं। ध्यान से देखिए, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। अगर इनकम जीरो है तो उस लेवल पे जो कंजम्पशन होगी उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोला जाएगा, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होती है? जो कि लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करती है। इनकम जितनी ज़्यादा होगी कंजम्पशन उतनी ज़्यादा होगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस बट नॉट एज मच एज इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन। अब ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन कैसे निकलती है? दिस इज बी इंटू वाई, जहां बी का मतलब है हमारा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए, कंजम्पशन है हमारे पास 1000 प्लस 0.8 वाई, तो यहाँ पर दिस 1000 विल बी कॉल्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार आप देख सकते हैं 1000 एंड दिस 0.8 विल बी कॉल्ड एज द एमपीसी। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। इसके बाद आगे हम बात करें सेविंग्स फंक्शन की। तो देखिए, सेविंग्स फंक्शन बनता कैसे है? देखिए, जितना भी आपका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, ठीक है, वो सारा का सारा आपका डिस सेविंग से आता है। तो माइनस सी बार हम यहाँ लिखते हैं विच इज ऑटोनॉमस डिस सेविंग्स। फिर 1 माइनस बी, जिसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली व्हाट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लाइक टेक एन एग्जांपल, सेविंग फंक्शन है -1000 प्लस 0.3 वाई, तो -1000 इज माइनस सी बार। दिस इज व्हाट ऑटोनॉमस सेविंग्स या ऑटोनॉमस डिस सेविंग बोलिए आप। और 0.3 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका एमपीएस। देखिए, कंजम्पशन फंक्शन से आप सेविंग फंक्शन कैसे बनाते हैं? जैसे ये आपके पास है 1000 प्लस 0.755, तो ये जो 1000 है इसको आप नेगेटिव में कर दीजिए, क्योंकि जितनी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगी एग्जैक्टली उतनी डिस सेविंग होगी। और यहाँ अगर 0.75 है तो आप उसे 1 में से माइनस कर दीजिए, दिस विल बी 0.25। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस जो है वो हमेशा 1 होता है। तो देखिए, अगर कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास है 500 प्लस 0.8 वाई, तो कैन आई मेक द सेविंग्स फंक्शन? जी हाँ, डेफिनेटली, दैट विल बी 5 माइनस 500 प्लस 0.2 वाई। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि इस रिवीजन वीडियो से बहुत फ़ायदा मिल रहा है आपको, और मिलना भी चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिए आगे और अच्छी बातें करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पर या तो आपकी सेविंग्स जीरो हो जाए या कंजम्पशन इक्वल हो इनकम के, हम उसको क्या बोलते हैं? अपना ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखिए, यही सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं इसको हम डायग्राम से देखने जा रहे हैं। देखिए, मैं डायग्राम से आपको सिखाता हूँ। कंजम्पशन फंक्शन साथ साथ बनाते रहिए, और बाकी मैंने आपको एक पूरी डायग्राम सीरीज दे रखी है जिसमें मैंने सारे के सारे डायग्राम्स आपको चैप्टर वाइज जो है वो प्रैक्टिस करवा रखे हैं अपने पैकेज के अंदर। तो आपने अगर इकोनॉमिक्स वाला कोर्स देखा है तो उसमें आपको मिलेगा, और नहीं लिया तो आप लिंक देख सकते हो। उसमें एक सीरीज एक्सक्लूसिव जिसमें हमने सिर्फ 8 या 9 वीडियो से सारे डायग्राम से डिस्कस किए हुए हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, नेशनल इनकम कंजम्पशन। अब देखिए, सबसे पहले देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो दिस इज सी बार, और उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती चली जाती है, तो दिस इज योर कंजम्पशन कर्व। ठीक है, इसके बाद इसके बेशक आगे मैं लिख देता हूँ सी बार प्लस बी वाई, ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सेविंग्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, सेविंग्स फंक्शन किस तरीके से बनेगा? वाई एक्स नेशनल इनकम और उसके बाद यहाँ पर सेविंग्स। अब देखिए, जब इनकम जीरो होगी तो देयर विल बी सम डिस सेविंग्स, यस और नो? दिस इज माइनस सी बार। उसके बाद जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ती चली जाएगी, जो सेविंग्स है वो बढ़ती चली जाएगी, तो एस इज माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, और यहाँ पर सेविंग्स आपकी क्या है? जीरो। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट हम किस तरीके से दिखाते हैं? देखिए देखिए, 45 डिग्री लाइन होती है, आपको याद होगी। 45 डिग्री लाइन क्या बताती है? कि उसके किसी भी पॉइंट पे जितना एक्स एक्सिस पे मैग्नीट्यूड है उतना ही वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड होगा, यस और नो? तो यहाँ नेशनल इनकम, यहाँ पे हमने लिखा एक बार कंजम्पशन। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक 45 डिग्री लाइन बनाई। उसके बाद देखिए, ये आपका कंजम्पशन कर्व, तो जहाँ पर ये इक्वल है इसका मतलब यहाँ वाई इक्वल टू सी है, तो ये आपका क्या आ गया? बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसको अगर आप सेविंग्स कर्व से बनाना चाहें तो कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल बनाइए उसे। ये आपका नेशनल इनकम, यहाँ आपका सेविंग्स। सेविंग्स जहाँ जीरो होंगी तो आपने सेविंग्स कर्व बनाया, तो एस इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज
ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आया? श्योर। इसके बाद एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है 4 से 6 नंबर का, एग्जामिनर का फेवरेट है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो चीज़ आपको गिवन है वो आपको ऊपर बनानी है। जैसे कंजम्पशन कर्व गिवन है तो ये आपने बनाया 45 डिग्री लाइन, ठीक है, और ये आपने बनाया क्या, कंजम्पशन कर्व। ये आपका यहाँ पर क्या है, नेशनल इनकम, यहाँ पर आपने लिखी कंजम्पशन, ठीक है, और ये आपका प्रॉपर जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनेगा। इसके बाद नीचे जो चीज़ ड्राइव करनी है उसको ऊपर आप फोकस करेंगे। मैंने एक्सेस ले लिए नेशनल इनकम और यहाँ सेविंग्स, ठीक है। तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद जितना आपका यहाँ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है आपको जो दिख रहा होगा उतना आपने इसको यहाँ मार्क किया, ये आपकी उतनी क्या होगी, डिस सेविंग्स। उसके बाद इसको और इसको ज्वाइन करेंगे और डॉटेड वे में एक्सटेंड करते हुए आपका जो है वो सेविंग्स कर्व आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप डिराइव करेंगे कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग्स कर्व, ठीक है। वो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आप सेविंग्स कर्व इसमें ऊपर बनाएंगे। मैंने आपके लिए बना ही दिया सीधे सेविंग्स कर्व, ये माइनस सी बार और ये ए। अब नीचे जो है आप अपना नॉर्मल कंजम्पशन कर्व बनाना है आपको, तो सबसे पहले आप 45 डिग्री लाइन लेंगे, ठीक है। 45 डिग्री लाइन ली और इससे आप सीधा एक पॉइंट लेके आएंगे, ये जहाँ पे भी कट करेगा एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है मेरे से, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, मेरा मेन मकसद सिर्फ यही है, कंजम्पशन कर्व। इसके बाद सीधा इसको और इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका कंजम्पशन कर्व आपके सामने आ जाएगा। आ जा भाई, ये आपका कंजम्पशन कर्व आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहाँ निकलता है, जहाँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के। देखिए एडी में क्या होता है, सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल होती है, इसलिए सी प्लस एस, ठीक है। तो सी से सी गया तो आई जो है इक्वल होगा किसके, एस के, ठीक है। अब वहीं क्यों निकलती है जहाँ ए डी इक्वल है ए एस के। देखिए अगर एग्रीगेट डिमांड इक्वल है ए एस के, या इसको आप दूसरे एंगल में बोलिए आई बड़ा है एस से, तो होता क्या है, ए डी बड़ा है मतलब बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर देन व्हाट द सेलर्स आर प्लानिंग टू सेल। बायर्स ज़्यादा खरीदना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू सेलर जितनी प्रोडक्शन प्लान कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हो गया क्या, जो प्रोड्यूसर्स के पास इन्वेंट्रीज है उसका लेवल जो है वो फॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा, येस और नो। सो इन्वेंट्रीज ऑफ प्रोड्यूसर्स विल स्टार्ट फॉलिंग। तो अब वो अपने डिज़ायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए और वर्कर्स को हायर करेंगे। वर्कर्स को हायर करेंगे मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मतलब वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, फैक्टर पेमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, फैक्टर पेमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा मतलब नेशनल इनकम बढ़ेगी, और वो तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल ना आ जाए। So to maintain the level of inventory, more workers will be hired, employment level will increase, factor payments will increase, national income will increase। कब तक, जब तक ADAS के इक्वल ना हो जाए। वाइसा वर्सा आपको एज इट इज लिखना है, जब AS बड़ा होगा AD से, इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा प्लान हो रही है, बायर्स कम खरीदना चाहते हैं, इन्वेंट्रीज के लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जो प्रोडक्शन लेवल है वो कट डाउन की जाएगी, वर्कर्स को निकाला जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कट डाउन होगी, फैक्टर पेमेंट्स कट डाउन होगी, उससे आपका एएस कम होगा जब तक वो एडी के इक्वल ना आ जाए। तो वाइसा वर्सा केस आप अपने आप लिख लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डायग्राम की, बड़े ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें एडी का डायग्राम आना चाहिए कि एडी का डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो देखिए एग्रीगेट डिमांड जो होती है दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यस और नो। आपने यहाँ नेशनल इनकम लिया, यहाँ आपने लिया कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने बनाया कंजम्पशन कर, इन्वेस्टमेंट्स को हम कांस्टेंट मानते हैं तो उसमें हम ये ऐड कर देंगे, तो ये दिस विल बी सी प्लस आई, ये आपका क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो कंजम्पशन कर्व इसके ऊपर लाई करता है। अब इक्विलिब्रियम की बात करें कि इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकलता है, तो इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका ये है, वाई एक्स नेशनल इनकम और यहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड आपने लिया। देखिए आप यहाँ पर बनाएंगे 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री लाइन क्या बताती है, उसके किसी भी पॉइंट पे एडी जितना है उतना ही नेशनल इनकम होगा। फिर आपने बनाया एडी, तो ये यहाँ पर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इट्स अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
देखिए ये वाली जो लाइन है इट्स नॉट अ एग्रीगेट सप्लाई लाइन, इसको आप एएस मत लिखिएगा, बोल देते हैं, काफ़ी बुक्स में भी लिखा हुआ है, गलत है वो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इट्स जस्ट अ 45 डिग्री लाइन, जिसका मतलब होता है कि दोनों साइड मैग्नीट्यूड जो है वो उसका इक्वल होगा, ठीक है, और उससे वो सिंप्लीफाई हो जाता है। मैंने अपनी डिटेल वीडियो में से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीजनिंग में नहीं जाना चाहूँगा, खामा का आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एडी और यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद इसी चीज़ को अगर आप सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से देखते हैं तो आपको क्या करना है, पहले सेविंग्स कर्व बनाना है। देखिए मैंने सेविंग्स कर्व बना दिए पूरा का पूरा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, ठीक है, तो ये जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जहां दोनों इक्वल है, समझ में आया। एंड दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट वेयर सेविंग्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म्स जो एग्जाम में 1 मार्क में पूछी जाती हैं, जनरली इन 4 में से एक टर्म देखने को मिल जाती है। द वेरी फर्स्ट टर्म इज फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज जो है वो एम्प्लॉयड है उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। लेबर फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स के अंदर उन लोगों को रखा जाता है जो काम करने लायक हैं प्लस हु आर विलिंग टू वर्क। अगर कोई व्यक्ति काम करने लायक है बट काम करना उसे पसंद नहीं है, वो काम नहीं करना चाहता, तो वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। देखिए जरा, दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज फिजिकली एंड मेंटली एबल टू वर्क एंड एट द सेम टाइम विलिंग टू वर्क, ठीक है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब काम तो अलग अवेलेबल है बट व्यक्ति जो है वो काम नहीं करना चाहते। पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क इवन दो सुटेबल वर्क इज अवेलेबल फॉर देम। उसके बाद है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली पीपल है वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम अवेलेबल नहीं है, पार्ट ऑफ लेबर फोर्स है क्योंकि दे आर विलिंग टू वर्क, विच इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट सुटेबल वर्क इज नॉट अवेलेबल फॉर देम। ये जो है लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपने सब एक बार पढ़ा हुआ है तो आपको सब रिकॉल होना चाहिए फटाफट, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। उसके बाद हमारा एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितना एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको हम ओवर एग्रीगेट सप्लाई, उसको हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। देखिए इसको कंट्रोल करने के ब्रॉडली 2 मेजर्स होते हैं, वन इज़ द फिजिकल मेजर, सेकेंड इज़ द मॉनिटरी मेजर्स। फिजिकल मेजर जो कि बेसिकली गवर्नमेंट लेती है और जिसका मकसद होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को कंट्रोल करना, ठीक है, कम या ज़्यादा करना। मॉनिटरी मेजर्स जो कि सेंट्रल बैंक लेता है, जो कि सीधे के सीधा मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करता है। फर्दर ये 2 तरह के होते हैं, वन इज़ द क्वालिटेटिव एंड सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं। तो देखिए एक बार, एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फिजिकल मेजर जो कि गवर्नमेंट लेती है टू इन्फ्लुएंस द डिस्पोजेबल इनकम, सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, इफेक्ट्स एंटायर इकोनॉमी, अफेक्ट्स पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। प्लीज़ इसके नोट्स बनाते रहिए तभी फ़ायदा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद है फिजिकल मेजर्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल मेजर्स 2 तरह के होते हैं एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। वन, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो इससे पब्लिक के पास जो इनकम खर्च करने के लिए अवेलेबल होती है, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम, उसका लेवल कम हो जाएगा। जब उनके पास इनकम ही कम होगी खर्च करने के लिए तो उनकी परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। सेम वे डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखिए, अगर गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही है वो गवर्नमेंट ना करे तो अल्टीमेटली ये खर्चे हाउस होल्ड्स को करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हाउस होल्ड्स की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होगी, वो कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होगी और एग्रीगेट डिमांड फिर कम हो जाएगी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर कम हो जाए तो डिस्पोजेबल इनकम कम, परचेजिंग पावर कम और एग्रीगेट डिमांड आपकी कम। इसके बाद हम आते हैं मॉनेटरी मेजर्स पे। देखिए मॉनेटरी मेजर्स मैंने आपको बताया 2 होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे क्वालिटेटिव लिख दिया, इट्स क्वांटिटेटिव। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर अगर जो कॉमन पॉइंट है, इंक्रीज इन, चाहे बैंक रेट बढ़ जाए, रेपो रेट बढ़ जाए, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। उम्मीद करता हूँ 5 डेफिनेशंस के मतलब आपको अच्छे से पता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बैंक रेट क्या होता है, जब बेसिकली आरबीआई प्रोवाइड करता है लोन्स कमर्शियल पर बैंक्स को फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, तो उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसे बैंक रेट बोलते हैं। वही जब शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है तो रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में जब कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स रखते हैं आरबीआई के पास तो जो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो,
टोटल डिपॉजिट्स का वो फ्रैक्शन जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, टोटल डिपॉजिट्स का वो फ्रैक्शन जो बैंक को हर समय अपने पास रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज एसएलआर। तो इनमें से कोई भी कंपोनेंट अगर आप बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, पब्लिक की जो लिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स है उसका अमाउंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होगी, जिसकी वजह से इन टर्न एग्रीगेट डिमांड कम होगा। ठीक है, ये सारी बात हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस की हुई है, जस्ट रिवाइज करके आपको याद आ रहा होगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ की अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर सेल करेगा आरबीआई तो जो पब्लिक का पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाएगा, जिससे मार्केट में पैसे की कमी होगी, मनी सप्लाई कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्वालिटेटिव मेजर्स की तो इसमें आता है कि इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी पड़ती है। तो जो सिक्योरिटी हम रखते हैं और जितनी हम सिक्योरिटी वैल्यू होती है उतना हमें लोन नहीं मिलता, कुछ डिस्काउंट करके लोन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लाख की सिक्योरिटी रखी और हमें 8 लाख रुपए का लोन मिला तो बैंक ने 20% उसे डिस्काउंट किया। अगर 10 लाख की सिक्योरिटी पे 5 लाख का लोन मिला तो 50% डिस्काउंट किया। तो जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा उतना पब्लिक डिस्करेज होती है लोन लेने के लिए, क्योंकि हैवी सिक्योरिटी पे उतना ही कम लोन मिल रहा है। तो जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्करेज होगी, मनी सप्लाई कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। तो रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम विच सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड बाय बोरोवर्स आर डिस्काउंटेड। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम, परचेजिंग पावर कम, एग्रीगेट डिमांड कम। मोरल सॉल्यूशन क्या होता है? इट्स बेसिकली अपील्स बाय द सेंट्रल बैंक कि कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स को ही लोन दिए जाए या अनलिमिटेड लोन्स ना बांटे जाए। ठीक है, इसके बाद डेफिशिट डिमांड, जब शॉर्टफॉल होता है एडी का अगेंस्ट एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उसे डेफिशिट डिमांड बोलते हैं। मेजर्स की अगर मैं बात करूं तो जो आपने एक्सेस डिमांड में पढ़े हैं सारा उसका वाइसा वर्सा करना है, यह मैं आपको अलग से नहीं बताने वाला। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है ये कि बेसिकली अगर देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसकी वजह से इनकम में जो इंक्रीज आता है दैट इज़ मनी टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो जितने टाइम्स वो होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको हम बेसिकली के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप डेफिनेशन भी देखें तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम एज ए मल्टीपल ऑफ गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई या 1/1 माइनस एमपीसी या 1/एमपीएस। मेन पॉइंट्स, जितनी वैल्यू है एमपीसी की ज़्यादा होगी उतनी के की वैल्यू ज़्यादा आएगी एंड वाइस वर्सा। रीज़न क्या होता है कि देखिए एमपीसी की जितनी वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब वो जो चेन इफेक्ट है उतना बड़ा होगा, जिसकी वजह से के की वैल्यू ज़्यादा आएगी। कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन इज इनकम ऑफ अनदर पर्सन, सो द चेन इफेक्ट विल बी लार्जर एंड वैल्यू ऑफ के विल बी लार्जर। उसके बाद हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस लोअर इज द वैल्यू ऑफ के, येस और नो एंड वाइस वर्सा। मिनिमम वैल्यू ऑफ के क्या होती है आपकी? 1। इसके बाद वर्किंग की अगर हम बात करें तो ये टेबल जरूर बना के आनी है, 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने करी, वो किसी ना किसी की इनकम बनेगी। अब जिसकी भी वो इनकम बनेगी, सपोज एमपीसी हमने माना 0.8, ठीक है, तो होगा क्या? उसका 80% पार्ट कंज्यूम होगा। जब जो कंजम्पशन होगी वो किसी ना किसी की इनकम बनेगी, येस और नो, फिर वो उसका 80% पार्ट कंज्यूम करेगा, फिर वो किसी ना किसी की इनकम बनेगी एंड सो ऑन प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। कब तक? जब तक ये 1 माइनस 0.8 1/0.2 दैट इज 5 टाइम्स जो है ना हो जाए। तो देखिए 100 का 5 टाइम्स कितना होता है? 500। तब तक ये 5 टाइम्स ना हो जाए, ये इस तरीके से चलता रहेगा। इसके बाद ये तो वर्किंग वाला पार्ट हो गया। इसके बाद न्यूमेरिकल एक मैं आपको बता देता हूँ जो जनरली एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी वैसे मैंने 7 एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल की एक वीडियो दे रखी है, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वो 7 एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन है 1000 प्लस 0.75y और इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स क्या होगी आपकी? देखिए सेविंग्स होंगी -1000 प्लस 0.25y, येस और नो, और आय है आपका कितना? 5000। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए S इज इक्वल्स टू आई करेंगे आप, तो -1000 प्लस 0.25y इज इक्वल्स टू 5000, yes or no? So 0.25y is equals to 6000. So y will be what? Y will be 24,000. समझ में आई बात? इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट की अगर आप बात करें तो उसके लिए सेविंग्स आपको 0 के इक्वल रखनी है। सो -1000 प्लस 0.25y is equals to 0. So 0.25y is equals to 1000. So y will be what? 4000. समझ में आया?
इसके बाद नेचर ऑफ कैप इफ एम्प्लॉयमेंट अकर्स एट 30,000, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, आपको एडी निकालना है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। एडी क्या होता है, सी प्लस आई, तो सी रखा, आई रखा। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज 30,000, तो आपने यहाँ पर एडी निकाल लिया, दिस इज एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था कितना, 30,000, एडी कितना है 28,500, कम है उससे, सो दिस इज डेफिशिट डिमांड, और कितना अमाउंट होगा 1500 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, मैं आपको बता दूं, और मैंने एक 7 जो एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल्स आपको करवाया वो सीरीज जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बात करेंगे हम नेशनल इनकम की। चलिए आइए एक ओवरव्यू करते हैं हम नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रेजिडेंट्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। जो भी रेजिडेंट्स ने प्रोडक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी मनी वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम का पार्ट होती है। जब हम बात करते हैं रेजिडेंट्स की, तो रेजिडेंट्स में कौन आता है, तो रेजिडेंट्स में आते हैं कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर लाई करता है। नाउ द इशू अराइजेस की सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि पर्सन वहाँ पर रहता है या लोकेटेड है, पर्सन के केस में लिव और इंस्टीट्यूशन के केस में लोकेटेड है, और वहाँ से वो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको करने से इनकम जनरेट होती है, तो कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रॉम दैट लोकेशन। रेजिडेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद कौन को रेजिडेंट कंसिडर नहीं किया जाता, तो जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, फॉरेन स्टाफ है, एम्बेसीज ऑफिशियल का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्रू मेंबर है फॉरेन शिप के, इनको हम रेजिडेंट कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक इनकम आता है, तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी, चाहे वो रेजिडेंट करें चाहे वो नॉन रेजिडेंट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। वेरी गुड। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। देखिए मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है जिन्होंने इस चैप्टर को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है या मेरी सारी वीडियोस पूरे कोर्स की देखी हुई हैं, तभी आपको इस ओवरव्यू से फ़ायदा होगा। अगर आप सीधे इसको देख रहे हैं तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, एक बार आप वो सारी चीज़ें पहले देख लीजिए। इकोनॉमिक टेरिटरी होता क्या है, तो एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया, एक ऐसा रीजन जहाँ पे गुड्स कैपिटल और कोई भी पर्सन फ्रीली मूव कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए जोग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव बाय गवर्नमेंट विद इन विच द पर्सन गुड्स एंड कैपिटल, दिख रहा है आपको, सर्कुलेट फ्रीली। अब इसके अंदर क्या क्या नहीं आते, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में कोई भी एम्बेसी नहीं आती, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि एम्बेसी उस इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होती है जिससे वो रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर चाइना की एम्बेसी है तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक टेरिटरी, नॉट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी। प्रेमाइसेस ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं, जैसे अफगानिस्तान के अंदर यूएसए आर्मी ने अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना रखा है, तो जो भी उनको एरिया अलॉट किया गया है अफगानिस्तान में वो यूएसए की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि अफगानिस्तान का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसेज होते हैं लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो नेशनल इनकम का पार्ट है, डोमेस्टिक का नहीं है। और जैसे ही फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। कॉमन कंपोनेंट की अगर हम बात करें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में, तो ऐसी इनकम जो कि रेजिडेंट्स ने अर्न करी है इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, लाइक एसबीआई ने प्रॉफिट्स अर्न किए इंडिया के अंदर, तो वो जो है दोनों का पार्ट होगा, नेशनल इनकम का भी एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम का भी। डोमेस्टिक इनकम में हम एनफीफा ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, नेशनल इनकम। एनफीफा क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और ये फीटा क्या होता है, इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी। देखिए मैंने लिख भी दिया है, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड और इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। मार्केट प्राइस क्या होती है, वो अमाउंट जो बायर ने पे किया है उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं, और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, वो अमाउंट जो फैक्टर ओनर्स को रिसीव होता है। अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर ओनर्स इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। देखिए फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड किया जाता है तो हमारे पास मार्केट प्राइस आता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और जब आप इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल की बात करते हैं तो आज हमारे पास इसका परफेक्ट एग्जांपल कौन सा है, जीएसटी। वो आपको इसको वेरियस फॉर्म में दे सकता है, सीजीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी, आईजीएसटी,
ठीक है, इसी के सारे पार्ट्स होते हैं। जीएसटी जो है इन सबको सम करके आता है, UTGST। दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। देखिए इसकी जो रीजनिंग है कि वाई NIT इज एडेड इन द फैक्टर कॉस्ट टू अराइव एट मार्केट प्राइस, ये एग्जाम में आ सकती है। उसकी रीजनिंग मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मार्केट प्राइस जो होता है उसके अंदर बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जबकि फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसके अंदर होता है अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर ओनर विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सेम वे सब्सिडीज अगर हैं तो वो मार्केट प्राइस को कम कर देती हैं लेकिन फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसकी पूरी एडजस्टमेंट की वजह से ऐसा होता है। वो आप रीजनिंग वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा और वहाँ से नोट्स बनाइए, वो इंपॉर्टेंट है, मैं उसको कंसाइज नहीं करना चाहता। सेम वे एनफीफा क्यों ऐड किया जाता है डोमेस्टिक इनकम में, रीजनिंग इसके ऊपर एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी भी फर्स्ट वीडियो आपके पास नेशनल इनकम के अंदर है, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद NDP-8 FC डोमेस्टिक इनकम कहलाता है, NNP-8 FC क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। थ्योरी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो स्टॉक एंड फ्लो के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। स्टॉक क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, लाइक आज देश की कितनी पॉपुलेशन है। फ्लो क्या होता है, जो कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, पिछले एक साल में देश की नेशनल इनकम क्या रही। तो स्टॉक जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, फ्लो जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 नंबर का। देखिए प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, वो प्रोडक्शन यूनिट्स क्या करती हैं, इनकम जनरेट करती हैं। इनकम जनरेट करने के बाद वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है किसको, हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड से अगेन वो इनकम स्पेंड की जाती है और कहाँ पे पहुंच जाती है, दोबारा प्रोडक्शन यूनिट्स के पास। ठीक है, इसके बाद इसके 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज द रियल फ्लो, सेकंड इज द मनी फ्लो। जब आप रियल फ्लो की बात करते हैं तो उसको अंदर हमें बार्टर के अंदर बात करनी होती है, मतलब प्रोडक्शन यूनिट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड जो है बदले में फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको, प्रोडक्शन यूनिट को। सेम वे जब आप मॉनिटरी टर्म्स में बात करते हैं तो उसे मनी फ्लो बोला जाता है कि प्रोडक्शन यूनिट जो है वो फैक्टर पेमेंट्स करते हैं किसको, हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड जो है उस फैक्टर पेमेंट्स को लेने के बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं जो कि दोबारा से किसके पास पहुंच जाता है, प्रोडक्शन यूनिट पे। ये को 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-3 नंबर के इस पे थ्योरी क्वेश्चन आपसे ड्राफ्ट करके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। हमें पता है 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम निकालने के, वैल्यू एडेड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या इनकम मेथड, और उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड जिसको हम कंजम्पशन मेथड भी कहते हैं और इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। अब देखिए वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जिसको निकालने के लिए सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट प्रोड्यूस करिए, या आप क्या कर सकते हैं दूसरा, सेल्स प्लस एडिशन टू स्टॉक माइनस सेल्फ कंजम्पशन। एडिशन टू स्टॉक हमारे पास कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, फिर उसमें से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दीजिए विच इज अ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपके पास आ जाता है वैल्यू एडिशन विच इज GVA एट MP। जब तीनों सेक्टर्स का GVA एट MP आप सम कर देते हैं, दिस इज अ सिग्मा, तो वो आपका हो जाता है GDP एट MP, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करिए तो ये हो गया NDP एट MP, इसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करिए तो दिस इज NDP एट FC, फिर उसमें NFIFA ऐड करिए तो दैट इज NNP एट FC। दिस इज व्हाट योर वैल्यू एडेड मेथड इज। अब इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो होते क्या हैं, ऐसे गुड्स जो रीसेल पर्पज से रखे जाते हैं या फॉर फर्दर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। नेशनल इनकम काउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं लेते, क्योंकि रीजनिंग बताओ, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग है, एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछी जा सकती है कि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स क्यों लिए जाते हैं। रीजन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स। उसके बाद प्रिकॉशंस की बात करें, वैल्यू एडिड मेथड में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, तो सबसे पहले डबल काउंटिंग ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। जो सेकंड हैंड गुड्स को सेल करके वैल्यू एडिशन हुआ है उसको हमें कंसिडर नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं हुई। वैल्यू एडिशन फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, सपोज आपने शेयर लिया 10 रुपये का, उसे खरीदा, उससे फिर 12 रुपये का बेचा, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। इस तरह के जो शेयर्स डिबेंचर्स को आप लो प्राइस लेके हाई प्राइस में बेचते हो, उससे किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इसलिए वो नेशनल इनकम काउंटिंग में नहीं आता। इसके बाद मेथड्स ऑफ अवॉइडिंग द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है फाइनल गुड अप्रोच मेथड की सीधे आप फाइनल एक्सपेंडिचर को कंसिडर करिए, और सेकंड इज द वैल्यू एडिट मेथड की हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करें तो एक है हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक वेजेस, एक सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। बाय एम्प्लॉय नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, बिकॉज इट्स अ
जस्ट अ एप्लीकेशन ऑफ सैलरी। वेरी गुड। तो वेजेस जो है इन कैश है और इन काइंड दोनों हो सकते हैं। फिर रेंट एंड रॉयल्टीज में ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, प्रॉफिट्स ऐड करेंगे, मिक्स्ड इनकम। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स को मिला करके हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोल देते हैं। फिर यह NDPAT-FC आ जाता है, इसमें NFIFA ऐड करते हैं, NPAT-FC विच इज़ अ नेशनल इनकम। देखिए प्रॉफिट्स की जब आप बात करते हैं तो प्रॉफिट्स के पार्ट होते हैं तीन। पहला टैक्स, सेकंड कुछ पार्ट रिजर्व्स में जाता है, तीसरा होता है डिविडेंड। टैक्स को हम टैक्स ऑन प्रॉफिट्स भी बोलते हैं या कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं। रिजर्व्स का दूसरा नाम जो है वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के नाम से, या एक तीसरा नाम इसका होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर एग्ज़ाम में आपको ये नाम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। और डिविडेंड जो है इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, शेयर होल्डर्स को आगे बांटे गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें, प्रिकॉशंस आती हैं। देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट है कब लिया जाएगा कब नहीं लिया जाएगा, ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड यू अ समरी वीडियो ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उसको आप बहुत अच्छे से करिए, जो कि लगभग 30 मिनट की वीडियो है। उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा 6 नंबर का आपके एग्जाम में कि क्या नेशनल इनकम में आता है और क्या नेशनल इनकम के अंदर नहीं आता है, उसको बहुत अच्छे से देखना है आपको। उसके बाद प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो इंक्लूड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर, जो भी फैक्टर ओनर हैं या ओनर ऑफ एंटरप्रेन्योर है, उसने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी है उसकी इंप्यूटेड वैल्यू लेनी है। ट्रांसफर इनकम को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता। कैपिटल गेन हुआ है अगर फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड तो उसको नहीं लेना। डू नॉट इंक्लूड इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं, इनकम डिस्पोजल मेथड, कंजम्पशन मेथड, उसके ऑल्टरनेटिव नेम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसके दो पार्ट होते हैं, बाय हाउस होल्ड, बाय पनपिश। पनपिश इज प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। ठीक है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट होते हैं, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स की जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, फिर ये आ गया आपका नीचे क्या, GDP एट MP, जिसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, NDP एट MP, फिर NIT माइनस करेंगे तो NDP एट FC, NFIFA ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम। इसके बाद प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो डू नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स, डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स, वही चीज़ें हैं देखिए, लेकिन अब एक्सपेंडिचर के सेंस में लिख दी। डू नॉट इंक्लूड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर्स नॉट द इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स, जो पहले भी देखा। इंक्लूड इंप्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑफ सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट, अगर सेल्फ कंजम्पशन हुई है तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ट्रांसफर लाइक क्या होता है, पेमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ग्रीन GDP आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी GDP आपने कमाया उसमें आपने जितना भी एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचाया उसकी कॉस्ट अगर माइनस कर दे तो वो आपका ग्रीन GDP आएगा, या उसे ग्रीन GNP की टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, वैसे एक्सप्लेन कर दीजिए। रियल GDP जब GDP क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस होती है, नॉमिनल GDP जब उसे करंट मार्केट वैल्यू पे एक्सप्रेस किया जाता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या GDP जो है वो वेलफेयर इंडिकेट करता है कि देश में अगर GDP बढ़ा है तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP का पॉइंट आता है कि GDP कहाँ से कितना आ रहा है, ये देखने वाली बात है। उसके बाद प्राइजेस में चेंज होने की वजह से भी GDP इफेक्ट हो जाता है, लेकिन उससे लोगों का वेलफेयर हो ये जरूरी नहीं है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को इंक्लूड किया जा हटाया देखा नहीं जाता। एक्सटर्नलिटीज़ जो होती हैं उसको अवॉइड किया जाता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर GDP बढ़ भी रहा है और साथ में अगर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो शायद उसका बेनिफिट हर किसी तक नहीं पहुंचेगा। तो ये तो था आपका बेसिकली एक बेसिक सा रिवीजन। अब इसके बाद आपको एक 27 मिनट्स का वीडियो मिलने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सारे के सारे इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स की कि क्या नेशनल इनकम में आएगा और डोमेस्टिक इनकम में क्या नहीं आएगा। उसकी प्रॉपर समरी बनाइएगा क्योंकि वो आपकी 6 आउट ऑफ 6 जो है उसको इंश्योर करने वाला है। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब हम एक बड़ा ही हॉट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली इसमें बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कौन सी चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है और कौन सी चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। अब तक आप मेरे साथ पूरा नेशनल इनकम चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने सारे लेक्चर्स 26 के 26 उसके देख लिए होंगे, जो भी 26-27। अब मैं एक हॉट समरी आपको देने जा रहा हूं कि व्हाट टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। आइए, ये समरी
आपको मेरी बुक में मिल जाएगी। ये जो बुक है इसके अंदर नेशनल इनकम के लास्ट में ये हॉट समरी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है 3 पेजेस के अंदर। वहां से आप इसको सारा का सारा देख भी सकते हैं। 7 पॉइंट्स हैं और इन 7 पॉइंट से बाहर कुछ भी नहीं है। इन 7 पॉइंट्स में से ही सब कुछ पूछा जाना है। आइए एक एक करके सारी बातें करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, नेशनल इनकम में आपने मेरे साथ पढ़ा था कि नेशनल इनकम में वही इनकम्स आती हैं जो जनरेट की गई हैं बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो नेशनल इनकम में हम क्या देखते हैं कि इनकम शुड बी जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स, चाहे वो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी हो, चाहे वो आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी हो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी हो, चाहे वो आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी हो, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जबकि जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की तो हमारे कीवर्ड्स होते हैं कि दैट इट शुड बी जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। वो जनरेट होनी चाहिए इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, चाहे उसको जनरेट करने वाले रेजिडेंट्स हों, चाहे उसको जनरेट करने वाले नॉन रेजिडेंट्स हों, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। इसके बाद तीसरी चीज हमने आपको बताई थी कि जो एम्बेसी होती हैं, एम्बेसी के केस में जैसे मैंने बोला रशियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर रशियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया है तो रशियन एम्बेसी जो है इट इज पार्ट ऑफ रशियन इकोनॉमिक टेरिटरी, इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अगर रशियन एम्बेसी में अगर उसने सपोज आपको ऐसे बोला इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन यूएसए, ध्यान से देखिए। अब इंडियन एम्बेसी है ना, तो इंडियन एम्बेसी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी। ये इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है। अब इंडियन है मतलब इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट है और पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी में काम हो रहा है, तो रेजिडेंट है इस वजह से इट विल बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, और क्योंकि पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी है तो इस वजह से इट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। सबसे पहला फंडामेंटल तो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि दैट नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट। कहां जनरेट हो रही है मतलब नहीं है। डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। कौन जनरेट कर रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेता हूं, SBI earned profits in USA। SBI ने यूएसए में पैसा कमाया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अगर यूएसए में पैसा कमाया, SBI क्या है इंडिया के लिए रेजिडेंट है, तो आप इसको नेशनल इनकम में लेंगे। बट ये पैसा कमाया कहां उसने, यूएसए में, दैट इज आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, तो आप इसे डोमेस्टिक इनकम के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या होना चाहिए, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर, ध्यान से देखिए। माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड न्यू ऑफिस इन इंडिया। अब इंडिया में नया ऑफिस स्टार्ट किया। आप सबसे पहले ये बताओ माइक्रोसॉफ्ट क्या इंडिया की रेजिडेंट है? नो, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट प्रोडक्शन कर रहा है तो नेशनल इनकम का पार्ट ये हो ही नहीं सकता। बट क्योंकि ये चीज इंडिया के अंदर की जा रही है, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी की जा रही है, तो आप कहीं ना कहीं बोलते हैं कि सर इट्स अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, हमें इसे कंसिडर कर लेना चाहिए। तो पहली दो बातें तो आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को लेके, दैट इट इज जनरेटेड बाय रेजिडेंट, वेयर एज द डोमेस्टिक इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी
वेदर बाय द रेजिडेंट्स और बाय द नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है जी। अब इसके बाद हम आगे दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं, फटाफट से बेशक आप नोट कर लीजिए फास्ट। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, ध्यान से देखिए। तीसरा जो आपका मुद्दा आता है ट्रांसफर्स। अगर किसी भी तरीके के ट्रांसफर्स हैं जिसको मैं नॉन फैक्टर इनकम्स भी बोलता हूं, नॉन फैक्टर इनकम्स इन द सेंस जिनकी वजह से कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, या मैं बोलूं किसी भी तरीके की नो सर्विसेज और नो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं किसी भी तरीके की कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता, ऐसे ट्रांसफर्स को हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम दोनों में से एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिए। ट्रांसफर आपको याद है क्या होता है कि मैंने आपको कुछ पे किया बट बदले में आपने मुझे कुछ भी पेमेंट नहीं करी। पेमेंट और रिसीट विदाउट समथिंग इन रिटर्न। वेरी गुड, विदाउट समथिंग इन रिटर्न। ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि हम ऑलरेडी से एक वीडियो में कवर अप कर चुके हैं, होपफुली आपने देखी होगा ट्रांसफर वाली वीडियो। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसके क्या एग्जांपल्स हैं। इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम फॉर डिस्ट्रक्शन। इंश्योरेंस कंपनी ने डिस्ट्रक्शन हुआ और आपको क्लेम पे किया। सपोज मेरी कार में कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया, उसका कंपनसेशन पे किया। तो अब इंश्योरेंस कंपनी अगर मुझे क्लेम पे कर रही है तो मैं बदले में उसे कुछ पे कर रहा हूं, बदले में मैं उसे कुछ भी पे नहीं कर रहा। तो बेसिकली इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट विच विल नॉट बी इंक्लूडेड ईदर इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ये एक तरह से क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है जो कि ना तो नेशनल इनकम का पार्ट है और ना ही डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। मिस्टर एक्स अर्नड इन यूएसए एंड ट्रांसफर द मनी टू हिज फैमिली। मिस्टर एक्स ने यूएसए में कमाया और वहां से पैसा अपनी फैमिली को इंडिया में ट्रांसफर किया। अब इंडिया में जब वो पैसा भेज रहे हैं तो क्या कोई सिर्फ सर्विसेज जनरेट हो गई, कोई वैल्यू एडिशन हो गया, कोई गुड्स प्रोड्यूस हो गए? नहीं, कोई भी नहीं है। तो इट्स अगेन अ ट्रांसफर पेमेंट विच विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लॉटरी इनकम। आपकी सपोज लॉटरी लग गई। अब लॉटरी अगर आपकी लग गई तो क्या बदले में आपने कुछ दिया? आपने आपकी लॉटरी लग गई, आपको बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो तो बाय लक आपकी लग गई। तो अगेन इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट, देयरफॉर इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम के अंदर हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो कोई भी ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि वो एक नॉन फैक्टर पेमेंट है, उससे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, इस वजह से हम उसे नेशनल इनकम काउंटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो 3 बातें आपको यहां तक क्लियर है और इसमें आपको कोई डाउट भी नहीं है। अब छोटी छोटी मैं और बातें करने जा रहा हूं, 4 ध्यान से समझना। वो क्या है, पहले आप इसे नोट करिए फास्ट। प्लीज अब देखिए, 3 बातों तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब अगले जो 4 मुद्दे हैं ना, वहां पर जनरली आप फंस जाते हो। सबसे पहले क्या, फाइनल एक्सपेंडिचर्स आर इंक्लूडेड बट नॉट द इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स। आप फाइनल एक्सपेंडिचर्स तो इंक्लूड करोगे बट इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड नहीं करोगे। अब मैं दोनों की बात कर रहा हूं, बोथ इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ध्यान से देखिए। देखिए, फाइनल एक्सपेंडिचर होते क्या? फाइनल एक्सपेंडिचर 2 तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इट कैन बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। It can be consumption expenditure or it can be investment expenditure. Government or households अगर कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एनी एक्सपेंडिचर, तो either it will be consumption or it will be investment.
मतलब गवर्नमेंट और हाउस होल्ड कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, और इस वजह से गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का कोई भी खर्चा ऑलवेज फाइनल एक्सपेंडिचर, हमेशा वो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है और इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। मतलब सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट या हाउस होल्ड्स कोई भी खर्चा कर रहे हैं, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो क्या है, आपको ब्लाइंडली उसे नेशनल इनकम में लेना है। क्यों? क्योंकि या तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। बट अगर मैं प्रोडक्शन यूनिट की बात करूं, कोई प्रोडक्शन यूनिट है, तो हो सकता है उसका एक्सपेंडिचर, हो सकता है जो उसका एक्सपेंडिचर है वो इंटरमीडिएट नेचर का हो। वो किस नेचर का हो? इंटरमीडिएट नेचर का हो, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो, एंड उस केस के अंदर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको सारी बातें समझ पाएंगी, बड़े आराम से समझना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मशीनरी का, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला मशीनरी परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स, ध्यान से समझना। फिर मैंने आपको बोला मशीनरी परचेज्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट फॉर यूजिंग इट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तीसरा मैंने आपको क्वेश्चन दिया मशीनरी परचेज्ड बाय डीलर फॉर रीसेल। चौथा दिया मशीनरी परचेज्ड बाय गवर्नमेंट। अब ध्यान से समझना एक एक चीज, अगर आप ये एग्जांपल समझ गए काफी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। हाउस होल्ड्स ने खरीदा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, आएगा ही आएगा, आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। चाहे वो नेशनल इनकम हो उसमें भी आएगा, डोमेस्टिक इनकम हो उसमें भी आएगा, ठीक है। मशीनरी परचेज बाय प्रोडक्शन यूनिट फॉर यूजिंग इट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब यहां पर मशीनरी प्रोडक्शन यूनिट ने परचेज करी है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए, जबकि यहां पर उसने परचेज करी है रीसेल पर्पस के लिए। मैंने आपको क्या बोला कि प्रोडक्शन यूनिट जो एक्सपेंडिचर कर सकती है, हो सकता है वो इंटरमीडिएट हो और हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो। इन्वेस्टमेंट है तो नेशनल इनकम में भी आएगा और डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा, बट अगर वो इंटरमीडिएट है तो वो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में नहीं आएगा। अब जिन बच्चों को ये दिक्कत है कि कैसे पता लगाएं कि वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, ध्यान से सुनना बेटा, कैसे पता लगाएं कि वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स होते हैं बेसिकली, या तो आपने कोई चीज खरीदी है रीसेल पर्पस से, किस पर्पस से खरीदी है? रीसेल पर्पस से, या कंप्लीटली यूज्ड अप इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कि पूरा का पूरा वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो जाए। इसके मैं आपको रेफर करना चाहता हूं रॉ मटेरियल। या तो आपका वो रॉ मटेरियल है या आपने कोई चीज खरीदी है रीसेल पर्पस के लिए, तो हम उसको बोलते हैं कि वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, कंप्लीटली यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और यू कैन से रीसेल पर्पस, यू कैन से इट्स अ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। नाउ सी, यहां पर प्रोडक्शन यूनिट ने फॉर यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीनरी प्रोडक्शन करने के लिए खरीदी है, तो हियर इट्स अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड यस इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और द डोमेस्टिक इनकम। बट हियर परचेज बाय डीलर फॉर रीसेल, इट्स वेरी क्लियर कि इट्स अ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। डीलर भी अपने आप में एक प्रोडक्शन यूनिट है, जो किसी भी चीज की सेल परचेज कर रहा है वो एक प्रोडक्शन यूनिट है, तो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, ये फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसलिए ये नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। और मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बोलूं, आपको इतने डिटेल बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप सिर्फ लिख के आ जाना यस इट्स अ फाइनल एक्सपेंडिचर आएगा, यस इट्स अगेन अ फाइनल एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि फाइनल एक्सपेंडिचर में दोनों चीज आ जाती है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। खामखा आप कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट में बाइफर्केट करने चले गए और वो अंदर का बाइफर्केशन आपने गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी।
मशीनरी परचेज बाय गवर्नमेंट, सोचना ही नहीं जी, फाइनल एक्सपेंडिचर आएगा, बस आएगा, सीधी सी बात है। तो मैंने आपको छोटी बातें थोड़ी सी सिखाई हैं क्या, कि फाइनल एक्सपेंडिचर इट कैन बी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, हमें नहीं सोचना। फाइनल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट और हाउस होल्ड कोई भी खर्चा करते हैं वो हमेशा फाइनल होता है, इसलिए नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में आएगा। बट अगर प्रोडक्शन यूनिट कोई खर्चा कर रही है तो माइट भी वो इन्वेस्टमेंट और माइट भी इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट है तो नहीं आएगा, बट अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है तो वो डेफिनेटली आएगा। और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए, फटाफट इसे आप पहले नोट करिए। चलिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। लॉयर फीस पेड बाय households, production unit, गवर्नमेंट। लॉयर की फीस पे करी हाउस होल्ड ने, प्रोडक्शन यूनिट ने और गवर्नमेंट ने। अब सोचना ही नहीं जी, फाइनल एक्सपेंडिचर है, आएगा, फाइनल एक्सपेंडिचर है, आएगा। अब यहां भाई लॉयर को फीस पे करना क्या इन्वेस्टमेंट है, बस इतना सोचो। कंजम्पशन है ये मत सोचो, आप ये सोचो लॉयर को फीस पे करना क्या इन्वेस्टमेंट है, नहीं है, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है, इट्स अ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इसलिए नेशनल इनकम काउंटिंग के अंदर नहीं आया। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि या तो रॉ मटेरियल पे या कुछ भी ऐसी सर्विसेज के ऊपर हैं जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। तो प्रोडक्शन यूनिट ने अगर लॉयर की फीस पे किया, इट्स अ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर and that's why it will not be a part of national income, वो national income का पार्ट हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं देखता हूं कोई और एग्जांपल आपके लिए अगर मैंने इकट्ठा कर रखा हो इसके अंदर, नहीं। चलिए, तो आपको ये बातें समझ में आ गई, फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को लेके सारी की सारी। तो पहला पॉइंट रेजिडेंट को लेके, दूसरा पॉइंट इकोनॉमिक टेरिटरी, तीसरा होता है ट्रांसफर, चौथा होता है एक्सपेंडिचर को लेके वो आपको टारगेट कर सकता है। ठीक है जी। अब हम फिफ्थ एस्पेक्ट की बात करने जा रहे हैं। फिफ्थ एस्पेक्ट हमारा कौन सा है बेटा, फिफ्थ एस्पेक्ट है इंटरेस्ट पेमेंट्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक, ध्यान से समझो, वो आपको इसमें बहुत फंसाता है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय प्रोडक्शन यूनिट, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट, बहुत सारी चीजों में फंसाता है। बहुत सिंपल सी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, इंटरेस्ट पेमेंट तीन तरह की हो सकती है, या तो वो किसी प्रोडक्शन यूनिट ने करी है, या वो हाउस होल्ड ने करी है, या वो हो सकता है किसने करी हो, गवर्नमेंट ने। हो सकता है वो प्रोडक्शन यूनिट ने करी हो सकता है वो हाउस होल्ड ने करी हो, और हो सकता है वो गवर्नमेंट ने करी है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट किसी प्रोडक्शन यूनिट ने करी है तो इट्स अ फैक्टर पेमेंट एंड ऑलवेज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। उससे आप हमेशा नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में लेंगे, और डोमेस्टिक इनकम। बट अगर हाउस होल्ड ने पेमेंट करी है इंटरेस्ट की, तो इट्स ऑलवेज अ नॉन फैक्टर पेमेंट। वो एक नॉन फैक्टर पेमेंट है जिसको आप एक्सक्लूड करेंगे, किसमें से, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में से। बट अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट करी है गवर्नमेंट ने, और ऐसे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने पे किया, जनरल गवर्नमेंट ने, तो जनरल गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करती है वो उसने लोन लिया होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, दैट इज कंजम्पशन पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लिया होता है, और विच इज अ नॉन फैक्टर पेमेंट, जो कि एक तरह से क्या होती है, नॉन फैक्टर पेमेंट होती है। इस वजह से आप उसे एक्सक्लूड करते हो फ्रॉम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, आप उसमें से उसे एक्सक्लूड करते हैं। बट अगर ये इंटरेस्ट पेमेंट हुई है, उसने बोला है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो आप उसे ले सकते हैं। बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा जनरल गवर्नमेंट ही आपको देता है। मतलब सीधी सी बात है, इंटरेस्ट पेमेंट प्रोडक्शन यूनिट ने करी है, हमेशा आएगा बिकॉज इट्स अ फैक्टर पेमेंट। बट हाउस होल्ड और गवर्नमेंट ने करी है तो वो नहीं आएगा नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में। फॉर एग्जाम्पल, आपसे वो ऐसे पूछता है, बैंक पेड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जानबूझ कैसे लिखेगा, किसने पे किया, बैंक, व्हाट इट इज,
प्रोडक्शन यूनिट, और मैंने क्या बताया, प्रोडक्शन यूनिट का इंटरेस्ट ऑलवेज इंक्लूडेड, सोचना ही नहीं आपको इसके अंदर। बट अगर वो आपको ऐसे बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एडमिन पर्पसेस, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लोन लिए, तो आएगा यस, नो, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नहीं आएगा। उसने आपको बोला इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर बाइंग न्यू कार, हाँ जी, न्यू कार खरीदने के लिए लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंडिविजुअल है, हाउस होल्ड है, नॉन फैक्टर पेमेंट है, नहीं आएगा, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेके, इफ इट इज बाय प्रोडक्शन यूनिट ऑलवेज इंक्लूडेड, इफ इट इज बाय हाउस होल्ड एक्सक्लूडेड, इफ इट इज बाय गवर्नमेंट एक्सक्लूडेड, बिकॉज वो हमेशा आपको देगा कि जनरल गवर्नमेंट से लिया। हाँ, अगर उसने लिख दिया है गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है, तो ही आपको स्पेसिफिकली उसे इंक्लूड करने की जरूरत है। तो 5 चीजें यहां तक आप सीख चुके, रेजिडेंट बेसिस पे, इकोनॉमिक टेरिटरी बेसिस पे, ट्रांसफर बेसिस पे, फाइनल एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट के बेसिस पे, और आपने नेक्स्ट करा मेरे साथ इंटरेस्ट के बेसिस पे। ठीक है जी, अब हम आगे 2 बातें और करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, इसके बाद जो 6th आपका आता है, सेकेंड हैंड गुड्स या फाइनेंशियल एसेट्स। वो आपको कहता है कि भैया एक मैंने सेकेंड हैंड गुड खरीदा, बेचा, या शेयर्स खरीदे, फाइनेंशियल एसेट्स हो गए आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको खरीदा बेचा। तो सेकेंड हैंड गुड या फाइनेंशियल एसेट्स की वजह से किसी भी तरीके का कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, देयरफॉर always excluded from national income और domestic income। इसको आप हमेशा national income और domestic income से exclude करके चलोगे, कभी भी आपको इसे consider करने की जरूरत नहीं है। वो आपको कुछ भी लिख के दे, sale of shares, purchase of shares, और कोई भी कर रहा हूं, मुझे इससे मतलब नहीं है, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड, ये वो कुछ भी लिखे, सेकेंड हैंड गुड्स या फाइनेंशियल एसेट्स हैं। फाइनेंशियल एसेट्स इन द सेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, वो कभी भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की काउंटिंग में नहीं आएंगे। हाउएवर देयर माइट बी अ सिचुएशन, वो आपको ऐसे फंसा दे, कमीशन पेड ऑन सेल या लिख दे परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स या फाइनेंशियल एसेट्स, और हो सकता है वो जानबूझ के कमीशन की जगह वर्ड यूज करे ब्रोकरेज। तो उस केस के अंदर ये जो है ब्रोकरेज, ये एक फैक्टर पेमेंट होती है, और फैक्टर पेमेंट होने की वजह से वो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगी। हम वो आपसे सेल परचेज ऑफ शेयर्स नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है उस पर जो कमीशन हुई है या ब्रोकरेज पे किया उसका ट्रीटमेंट बताओ। तो कमीशन या ब्रोकरेज एक फैक्टर पेमेंट है जो कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगी, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है। एंड द लास्ट पॉइंट, इंप्यूटेड वैल्यू। इंप्यूटेड वैल्यू, ये इंप्यूटेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज आपने खुद कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, आपने खुद कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, तो उसकी जो भी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, उसकी जो भी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, वो नेशनल इनकम काउंटिंग के अंदर हम जरूर लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको इसको देता हूं कि ध्यान से देखिए, कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ओनर, ओनर ने खुद ही कैपिटल प्रोवाइड करी है। अब ओनर ने कैपिटल, ओनर ने ही फाइनेंसर का रोल भी एज्यूम कर लिया। आपको पता है 4 लोग होते हैं,
कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ने ही कैपिटल दे दी, मतलब वही फाइनेंसर है, तो उस पे आप एक इंटरेस्ट एस्टिमेट करते हो जो नेशनल इनकम में आएगा। मतलब imputed values किसकी? ऑफ सेल्फ प्रोवाइडेड सर्विसेज इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। उसके बारे में कोई थॉट नहीं है। तो ले दे के टोटल 7 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट वॉज रेजिडेंट, सेकेंड वॉज इकोनॉमिक टेरिटरी, हमेशा क्वेश्चन इन्हीं चीजों पे आपका फंसेगा। सेकेंड इज इकोनॉमिक टेरिटरी, थर्ड इज ट्रांसफर, फोर्थ इज फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, fifth is interest, sixth was second hand या financial asset, and इसके बाद जो सेवेंथ है आपका that is imputed value, that is estimated value of inputs provided by owner। मेन तो आपके पहले 6 हैं, इसी में से आपका हमेशा अगर क्वेश्चन में उसने लिख दिया इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ कैपिटल या इम्प्यूटेड वैल्यू लिखा हुआ है, सीधी सी बात आपको नेशनल इनकम में उसे कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेदर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम और नॉट। तो वैसे अगर आपने सारा का सारा अभी तक पूरा नेशनल इनकम के लेक्चर्स जो कि eScholars.in पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो आपने देख लिए हैं, तो इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। बड़े रिलैक्स मैनर में आप ये सारी समरी समझ पाए होंगे और इसको एग्जाम से पहले एक बार आप जरूर देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।